हेलो बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 2 रिसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड होगा और इसमें हम लोग पूरी चैप्टर को कवर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया जाएगा, उसको आप एक्स्ट्रा नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर रिसेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। 11वीं सेंचुरी में हिंदू कुश माउंटेन से सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोग टर्की और अफ़गान कंटिन्यूसली इंडिया में आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। उनका मेन जो मकसद था यहाँ पे अटैक करना और यहाँ के सारे वेल्थ्स को, अपने धन दौलत को लूट करके सेंट्रल एशिया लेते चल जाना। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया था। ये सारे इन्वेडर्स जो भी इन्वेडिंग करते गए, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया में अपना पूरी तरह से कब्जा बना चुके थे और उन्होंने पूरे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को ही रीशेप कर दिया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्वेडर के आने के बाद हमारे इंडिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आए। इस चैप्टर में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद विजयनगरा एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि विजयनगरा एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर कैसे बना, साउथ इंडिया में उन्होंने कैसे अपने एम्पायर को बड़ा किया। फिर हम देखेंगे कि मुग़ल हमारे इंडिया में अपना कैसे एम्पायर इस्टेब्लिश किए और धीरे धीरे उन्होंने किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके एक एक टॉपिक को समझते जाते हैं। तो 11वीं सेंचुरी में हिंदू कुश माउंटेन से होने वाले अटैक्स के कारण इंडियाज़ स्टेट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुके थे। इस मैप के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि किस तरह किस किस डायनेस्टी ने अपने अपने एरिया को संभाल करके रखा था। जैसा कि आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो कि 13वीं सेंचुरी के बाद से अलग अलग हिस्सा अलग अलग डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि ये ग्रीन शेडेड एरिया जो है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये ग्रीन शेडेड एरिया जो है वो तुगलक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे दिल्ली, ग्वालियर, जौनगर, जौनपुर और दौलताबाद, ये सारे एरिया में तुगलक डायनेस्टी ने अपना दबदबा बनाए रखा था। तुगलक डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी अपना दबदबा बनाए रखा हुआ था। मैप में क्लियर ये शेडेड एरिया से आपको समझ में आ रहा होगा। और इंडिया ही नहीं, आज के करंट टाइम में पाकिस्तान यानी पेशावर, क्योंकि उस समय अखंड भारत था तो पेशावर तक पूरा तुगलक डायनेस्टी फैला हुआ था। अब आते हैं ब्लू शेडेड एरिया की ओर। ये जो ब्लू शेडेड एरिया आप देख रहे हो, ब्लू शेडेड एरिया जो है ये लोधी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मेन जो मेजर सिटी था वो दिल्ली, ग्वालियर और जौनपुर था। उन्होंने अपना कैपिटल सिटी दिल्ली को बना करके रखा हुआ था और ये सारे सिटीज़ में मेनली काफ़ी सारे ट्रेडिशन होते थे और ये इम्पॉर्टेंट सिटी होता था लोधी डायनेस्टी के लिए। 1451 से लेकर के 1560 तक लोधी डायनेस्टी काफ़ी एक्टिव रहे इस सारे एरिया के बाद। इसके बाद ये आप ऑरेंज शेडेड एरिया क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से लेकर के ये सारा। तो ये ऑरेंज ये शेडेड एरिया ईस्टर्न गंगा टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे नरसिम्हा देव 1264 को अपने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किए थे, जहाँ पे जाजनगर और कोणार्क ये दो मेन ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे। ये ऑरेंज शेडेड एरिया होयसला टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे 1300 में उन्होंने अपने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। उनके जो मेजर सेंटर्स थे वो हेलुबिदु, बेलूर और मदुरई थे। यहाँ पे इन लोगों का मेन सेंटर था और यहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग करते थे। राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की कहानी 1192 से शुरू होती है, जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था और ये सेकंड बैटल ऑफ तराइन था। ये बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी और मोहम्मद
गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और वो दिल्ली में अपना दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करता है। और पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद मोहम्मद गौरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी जीतने के बाद अपने सबसे ट्रस्टवर्दी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सल्तनत 1206 में बना देते हैं। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। दिल्ली सल्तनत में मेनली 5 रूलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ममलुक्स इट मीन्स स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप SKTSL इस तरीके से याद कर सकते हैं। इट मीन्स स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये पांचों डायनेस्टी के से ही दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होता है। ये पांचों डायनेस्टी बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए हुए टर्किश और अफ़गानीज़ थे, बट उन्होंने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से पॉलिटिकली और ट्रेडिशनली वे में बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया था। उस समय जो भी डायनेस्टी एस्टेब्लिश होता था उनका मेन जो एम होता था वो होता था कि इन्वेडिंग करना, लूट करना और अपने एम्पायर को किस तरह से और एक्सपेंड करना, और किसी भी लर्निंग हब को वो क्या करते थे, तोड़ देते थे। हर बार उनकी जीत पॉसिबल नहीं थी। जैसे ईस्टर्न गंगा किंगडम, साउथ इंडिया, ये सारे जगह पे जब वो इन्वेडिंग किए तो वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए। दिल्ली सल्तनत में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इट मीन्स कोई भी दो सल्तनत तीसरे सल्तनत के पावर को सीज कर देता था और इस तरह से वो बहुत दिनों तक राजा बन कर के नहीं रह पाते थे। वो हार्डली 9 से 10 साल रूल करते थे और कोई दो पार्टनर मिल कर के एक दूसरे राजा की हत्या कर देता था और खुद को राजगद्दी पर बिठा लेता था। कुछ साल बीतने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का अगला सल्तनत बना और उन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत को काफ़ी दूरी तक एक्सपेंड भी किया। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद पूरा का पूरा जो एरिया था, मेजरली पार्ट था इंडिया का, वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में ही आ चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो डोमिनेंस वाला नेचर था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि वो पावरफुल तो थे ही लेकिन वो काफ़ी एम्बिशियस भी थे और इस कारण से वो नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते रहते थे और जिस कारण से उनको हर आइडियाज़ में वो सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। तो उनके कुछ ऐसे भी आइडियाज़ थे जिसमें उन्हें काफ़ी निराशा देखने को मिली, जिसमें से एक था, उन्होंने अपने कैपिटल सिटी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया। उनकी मोहम्मद बिन तुगलक को ये लग रहा था कि दिल्ली जो सिटी है वो काफ़ी दूर है और दौलताबाद सेंटर पॉइंट में है। अगर हम अपने कैपिटल सिटी को दौलताबाद में शिफ्ट कर देंगे, जो आज के डेट में देवगिरी नाम से जाना जाता है और प्रेजेंट टाइम में संभाजी नगर में स्थित है, तो वहाँ पर से हम अपने पूरे एम्पायर को अच्छे से देख सकेंगे। और इसमें काफ़ी लोगों को परेशानियाँ भी हुई, क्योंकि दिल्ली से लोगों को चल कर के दौलताबाद जाना था और कई सारे तो लोग रास्ते में ही मर गए और भूखे प्यासे तड़प कर रह गए। और फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि दौलताबाद में वो सेटल्ड नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने फिर से वापस दिल्ली जाने का डिसीज़न लिया, जिसके लिए बाद में उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज सुनने को भी मिली। ये डिस्टेंस भी कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं था, 1000 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना होता था, क्योंकि मिनिस्टर्स वगैरह तो वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और लास्टली फिर से वो वापस दिल्ली आ गए। तो इस कारण से बहुत सारे लॉसेस भी देखने को मिला था। दूसरा जो उनका एम्बिशन था वो था करेंसी टोकन को चेंज करना। सेकंड प्लानिंग में उनका था चीपर कॉपर के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करना, यानी उनके रेन में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स चलते थे और उन्होंने सोचा कि सिल्वर और गोल्ड के कॉइन के जगह पे वो कॉपर के कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि सस्ता होगा। लेकिन क्या था कि लोगों को
कॉपर के जो कॉइन्स थे वो बहुत जल्दी वो बना लेते थे। लोगों में कन्फ्यूज़न भी होने लगा था कि ट्रांजैक्शन जो करना है यानी ट्रेड जो करना है वो सिल्वर और गोल्ड में किया जाए या फिर कॉपर में किया जाए। और तो और उस सल्तनत में लोग ईज़िली उसका डुप्लिकेट कॉइन भी बनाना शुरू कर दिए थे, जो आगे चल कर के ये भी एक गलत डिसीज़न साबित हुआ। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में जो राजा के लोग होते थे वो एक लग्जरियस प्लेसेस में रहते थे। उनका रहने का तरीका, उनके ज्वेलरीज, उनके क्लॉथिंग, उनके खाने का, वो सारे महंगे होते थे। और ये सारे महंगे खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर दिए थे और ये टैक्सेस वो किसानों से वसूलना चाहते थे। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो टैक्सेस तो लेते ही थे, इसके अलावा मिलिट्री कैंप से भी उन्हें पैसा मिलता था। प्लस वो टेम्पल्स में अटैक करते थे और अटैक करने के बाद वो वहाँ पे सारे लूट पाट करके अपने खर्चों को पूरा करते थे। इन सब के अलावा वो लेबर को यहाँ से भेज देते थे सेंट्रल एशिया, जिसके लिए उन्हें पैसा भी मिलता था और वो लोगों को बेच करके यानी दासस बना करके वहाँ भेजते थे और उससे पैसा इकट्ठा करते थे। इस तरह से वो अपने खर्चों को पूरा करते थे। इतना ही नहीं, वो दूसरे धर्म के लोगों को भी परेशान करते थे, जिसमें बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू टेम्पल्स पे अटैक करवाना, उनके सारे जितने भी वहाँ पर होते थे, जो भी पैसे होते थे वो सारे को लूट लेते थे। सिर्फ लूट मचाना ही उनका मकसद नहीं था, एक्चुअली वो इस्लामिक कल्चर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे और दूसरे धर्म को दबा करके रखना चाहते थे। कुछ एम्पायर तो यहाँ तक कि जजिया टैक्स भी लगाते थे। जजिया टैक्स ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स से वसूला जाता था। इट मीन्स मुसलमानों को छोड़ करके जो अदर रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग थे उनसे एक तरह का अलग सा टैक्स वसूला जाता था। 14th सेंचुरी में एक और नई घटना घटती है जब तिमूर मंगोल आक्रमणकारी सेंट्रल एशिया में आता है और वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आक्रमण करता है। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत सिटी बना करके रखा गया था, लेकिन तिमूर के आक्रमण करने से ये पूरा का पूरा सिटी बर्बाद हो चुका था और यहाँ से सारा खजाना लूट करके तिमूर फिर वापस सेंट्रल एशिया चला जाता है। तिमूर के आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत की ताकत धीरे धीरे कम होते जा रही थी और इस बीच एक नई डायनेस्टी जो सामने आती है। दिल्ली सल्तनत की आखिरी और पावरफुल डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी थी, लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत का पावर भी कम हो गया था, उनके जो एम्पायर थे वो भी छोटे हो गए थे और इस तरह से वो बहुत ही छोटे से एरिया के एम्पायर बन के रह गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत तो बहुत पावरफुल था, लेकिन एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ जब वो पूरे इंडिया में अपना दबदबा स्थापित करने में कामयाब हो सका। कुछ एरिया जो था वो दिल्ली सल्तनत के कब्जे में बिल्कुल भी नहीं था, जिसमें से एक था जिसमें ईस्टर्न गंगा किंगडम। यहाँ पे क्लियरली ईस्टर्न गंगा भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि जब दिल्ली सल्तनत पूरे इंडिया में अपना कब्जा स्थापित कर सका। इसमें से एक ऐसा किंगडम भी था जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं था और वो था ईस्टर्न गंगा किंगडम, जो आज जिसे कलिंगा के नाम से जाने जाते हैं और प्रेजेंट डे में ओडिशा, कुछ बंगाल के पार्ट्स और कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट्स को शामिल किया जाता है। 13th सेंचुरी में वहाँ के जो रूलर थे वो नरसिम्हा देव वन थे और वो अपने मिलिट्री स्टैंड और कल्चरल के लिए काफ़ी फेमस थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के काफ़ी सारे अटैक्स को हरा दिया। रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत ही पावरफुल था और वो लगभग सारे इंडिया में अपना रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ऐसे तो बहुत पावरफुल था और सारे इंडिया को अपने अंडर में रख चुका था। काफ़ी हद तक वो जीत रहा था, लेकिन एक ईस्टर्न गंगा किंगडम जो कि
आज के डेट में ओडिशा में रेसिस्टेंट टू द दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हम लोग पास्ट जो भी देखते आ रहे हैं उसमें ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी पावरफुल था, लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी वो कंप्लीट इंडिया को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत उसे काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। चारों तरफ से उस लड़ाइयाँ हो रही थी। वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए हर जगह जाता और लड़ाई करता, जिस कारण से बहुत सारे एक्सपेंसेस भी वो कर रहा था। इस तरह वो सारे किंगडम्स को अपने कब्जे में तो कर चुका था, लेकिन ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंगा, जो आज के प्रेजेंट डे में उड़ीसा और बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में आता है, उसे अपने अंडर में नहीं कर पाया। 13th सेंचुरी में वहाँ के जो एम्पायर थे वो नरसिम्हा देव थे, और वो अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल के लिए काफ़ी फेमस भी थे। उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत के काफ़ी सारे अटैक्स को फेल किया, उन्होंने दिल्ली के भी, बंगाल के भी गवर्नर को भी हरा दिया। उन्होंने अपने राज्य में कोणार्क का सूर्य टेम्पल बनाया, जो आज के डेट में उड़ीसा में फेमस है। आज भी बहुत सारे पर्यटक कोणार्क का सूर्य टेम्पल देखने जाते हैं। अलाउद्दीन ने काफ़ी सारे अटैक्स साउथ इंडिया में किए। हम लोगों ने ये देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया के भी तरफ पुश करने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स कराए ताकि साउथ इंडिया में भी अपना वर्चस्व हासिल कर सके। इसमें एक डायनेस्टी उभर करके आई जो थी होयसला डायनेस्टी, जो कि आज के कर्नाटक एरिया में रूल कर रही है। ये काफ़ी पावरफुल और रिच किंगडम था। होयसला रूलर थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के काफ़ी सारे अटैक्स को फेल्योर किया, और यही एक रीज़न था कि वो एकमात्र साउथ का ऐसा किंगडम था जो इंडिपेंडेंट था, जिसे दिल्ली सल्तनत हरा नहीं सका था। लेकिन धीरे धीरे इतने सारे अटैक्स होते गए और होयसला किंगडम वीक पड़ता चला गया। दिल्ली सल्तनत के अटैक्स और इंटरनल भी कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सारे होयसला किंगडम में हो रहे थे, जिस कारण से 14th सेंचुरी आते आते ये किंगडम पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गया। होयसला किंगडम के धीरे धीरे कोलैप्स होने के बाद ज़्यादातर साउथ का पार्ट विजयनगर एम्पायर के अंडर में आ गया था। 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत को और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें से एक बाहमनी सल्तनत भी सामने आई थी। इन्होंने पूरे डेक्कन प्लेट्यू को अपने अंडर में कर लिया था, और ये काफ़ी पावरफुल भी था। बाहमनी सल्तनत के अलावा गुजरात, बंगाल और अलग अलग रीजन में अलग अलग किंगडम्स इस्टेब्लिश्ड होना शुरू हो गए थे। ये छोटे छोटे किंगडम तो कभी कभी दिल्ली सल्तनत से लड़ाई करते थे, और कभी कभी अपने को पावरफुल बनाने के लिए आपस में ही लड़ जाते थे। इन सब में एक और रीजन था जो दिल्ली सल्तनत के कब्जे में कोई कभी नहीं आया था, वो था राजस्थान। 15th सेंचुरी में राणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ के किंगडम थे और जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से बहुत ही अच्छे तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से लड़ाई की और अपनी सल्तनत को इंडिपेंडेंट रखने की पूरी कोशिश की। दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखते हुए एक साउथ इंडिया में एक अलग ही एम्पायर आगे बढ़ रहा था, जिसमें हरिहरा और बुक्का, ये दो भाई ऐसे थे जो पहले तो दिल्ली सल्तनत के अंडर में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दी और अपना सेपरेट और इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश्ड किया।
इन्होंने अपने एम्पायर का नाम विजयनगरा एम्पायर रखा और स्लोली ये एम्पायर साउथ इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल किंगडम बन गया। विजयनगर के नॉर्थ में बाहमनी सल्तनत था जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन स्लोली बाहमनी सल्तनत भी गिर गया और यहाँ पर डेक्कन सल्तनत में पूरी तरह से विजयनगरा एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। बट आगे चल कर के ये 5 अलग अलग टुकड़ों में बट गया। इसमें बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदार, ये 5 अलग अलग स्टेट बन गए थे। इन सारे स्टेट पे पहले बाहमनी के गवर्नर रूल करते थे। विजयनगर का सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट विजयनगर और गोलकोंडा के साथ होता था। उसके अलावा गजपति रूलर्स के भी साथ जो उड़ीसा के ईस्ट में रहते थे, उनके साथ भी विजयनगर एम्पायर का काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। कृष्ण देवराय, जब विजयनगर एम्पायर पे कृष्ण देवराय रूल कर रहे थे, उस समय जो विजयनगर एम्पायर था काफ़ी फल फूल रहा था, काफ़ी रिच था, काफ़ी स्ट्रांग भी था। उनके टाइम में विजयनगर एम्पायर एक मिलिट्री पावर हब तो बना ही, उसके साथ साथ कल्चरल रेसिलियंस भी बन गया था, जिस कारण से वो काफ़ी फेमस भी था। उन्होंने तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ा पोएट को पैट्रोनेज दिया। उन पोएट्स को उन्होंने पैसे भी दी, उनकी मदद भी की और बहुत सारा सपोर्ट भी किया। उन्होंने खुद से एक पोएम लिखी जो तेलुगु पोएम था और उसका नाम था अमुक्ता मल्यादा। यह पोएम राजनीति यानी रॉयल पॉलिसी पर बेस्ड था। कृष्णदेवराय ने बहुत सारे टेम्पल्स को पैट्रोनेज किया, उनको फ्लोरिस बनाया, उनकी ब्यूटिफिकेशन में काम किया, जिसमें तिरुपति जो आंध्र प्रदेश में है, विट्ठल टेम्पल, और अपनी कैपिटल सिटी विजयनगरम में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए और वहाँ पे बिल्डिंग्स भी बनाए। लेकिन अफसोस की ये बात है कि इतना सारा कुछ करने के बाद भी कृष्णदेवराय का अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और 1529 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद धीरे धीरे विजय एम्पायर डाउन होते चला गया। कृष्णदेवराय के मरने के बाद डेक्कन प्लेट्यू के कुछ किंगडम्स आपस में ही कोलिशन करते हैं और वो विजयनगर एम्पायर को हरा देता है, जो कि लीड कर रहा था रामा राय के सबसे, जो कृष्णदेवराय के सन इन लॉ होते थे। ये बैटल ऑफ टालीकोटा के नाम से फेमस हुआ। विजयनगर एम्पायर को हराने के बाद बहुत सारे घर लूट लिए गए, दुकानें लूट ली गई, बिल्डिंग्स तोड़ डाले और पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया गया। 17th सेंचुरी आते आते यह पूरी तरह से विजय एम्पायर ख़त्म हो चुका था। द मुगल्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि तैमूर के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसी दौरान एक नया रूलर आया था, बाबर। बाबर एक तुर्किक मंगोल शासक था। बाबर को उसी के देश समरकंद, जो आज के डेट में उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ से निकाल दिया गया था और वहाँ से निकाले जाने के बाद उसकी नज़र हमारे भारत पर पड़ी। बाबर ने इब्राहिम लोदी से 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई लड़ी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और ये आगे चल कर के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी फेमस हुआ। ये बैटल काफ़ी खास थी क्योंकि पहली बार इसमें गन पाउडर और आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ था। मैचलॉक्स गन्स का भी इस्तेमाल इसी बैटल में पहली बार किया गया था। बैटल ऑफ पानीपत में जब बाबर की जीत हुई तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया और मुग़ल एम्पायर की नींव रखी, यानी बाबर मुग़ल एम्पायर का पहला शासक बना। लेकिन 1530 में ही बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर के बाद हुमायूं, उनका बेटा, राजगद्दी पर बैठा।
लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर था और उसे काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था। और इन सब का एडवांटेजेस शेर शाह सूरी ले रहा था, जो कि एक पावरफुल अफ़गान लीडर था, और उसी ने ही सूर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में का बेसिक पार्ट था। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में कई सारे रिफॉर्म्स किए, जैसे डेवलपमेंट बनाना, रोड बनाना, करेंसी इस्टेब्लिश करना। करें शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे डेवलपमेंट का काम करना, रोड्स बनाना, करेंसीज लॉन्च करना। तो ये सारे काम शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में किए। बट शेर शाह सूरी की एम्पायर ज़्यादा दिन तक नहीं चली और हुमायूं ने जो अपना राजगद्दी खोया था वो फिर से वापस पा लिया था। इन सब के बीच एक हेमू की कहानी सामने आती है, जो कि मिलिट्री कमांडर था और चीफ मिनिस्टर था, यानी कि वज़ीर, और वो सूरी एम्पायर के रूल में काम करता था। इसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। इन्होंने काफ़ी सारे बैटल किए और हेमू ने खुद को वहाँ के राज शासक के रूप में चुना, और उसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किया, जिसमें उसके सामने था अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर। और यहाँ पर शुरुआत में तो हेमू जीत रहा था, लेकिन अंत में हेमू हार जाता है, क्योंकि युद्ध के दौरान उसके आंख में एक तीर लग जाती है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। जब हेमू को अकबर के राज दरबार में लाया जाता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। और इस तरह से हेमू के मारे जाने के बाद अकबर ने दिल्ली को फिर से रिक्लेम किया और मुग़ल डायनेस्टी को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया, और यहीं से हम मुग़ल एरा का एक नई शुरुआत मानते हैं। मुग़ल सल्तनत के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अकबर सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर हो जाता है, क्योंकि हुमायूं के मारे जाने के बाद केवल 13 वर्ष की उम्र में ही अकबर उस राज्य के राजा घोषित कर दिए जाते हैं। छोटी सी ही उम्र में अकबर का एक ही सपना था कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को मुग़ल कंट्रोल के अंडर में लेते आए। कॉन्टिनेंट को जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और इसी में चित्तौड़गढ़ पे उन्होंने आक्रमण किया, जो कि राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है। कि पूरे 5 महीने तक उन्होंने राजपूतों से लड़ाई की। शुरुआती टाइम में तो राजपूत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे, लेकिन लास्ट में राजपूत हार गए और फाइनली अकबर की जीत हो जाती है। इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कई सारी औरतें जौहर कर लेती है। पर जौहर हमारे हिस्ट्री का सबसे पेनफुल प्रैक्टिस था। जब कोई भी टर्की की या मुग़ल हमारे देश में आक्रमण करता और राजपूतों को हरा करके अपनी सारी ओन को अपने अंडर में रखने की कोशिश करता था, तो अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए वहाँ की सारी औरतें रानी के साथ मिल करके आग में खुद को जला लेती थी, जिसे जौहर के नाम से बोला जाता था। ये एक ऐसा प्रैक्टिस था जिसमें अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए औरतें अपनी जान की भी परवाह नहीं करती थीं। औरतें अगर जौहर नहीं करती तो जब भी मंगोल आक्रमण करते तो राजपूत औरतों को अपना गुलाम बना लेते और उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करते थे, और इन सब के कारण ही ऐसा कदम रानी और उनकी दासियां मिलकर के उठाया करती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अकबर बड़े होते गए, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ भी चेंज करते गए। उन्होंने धीरे धीरे राजपूत के साथ दोस्ती किया और अपने एम्पायर को बढ़ाया। उन्होंने जजिया कर जो लगाया गया था उसको भी समाप्त किया। जजिया कर ऐसा कर था जो नॉन मुस्लिम्स पे करते थे। उन्होंने एक नया स्कीम लाया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया और उसके साथ साथ एक नया ट्रेडिशन फॉलो किया, सुल ए कुल। इसका मतलब होता था कि पीस विथ ऑल, सब धर्म के साथ मिल करके रहना, एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, और सब पे विश्वास रखना। इसके अलावा अकबर ने काफ़ी सारे हिंदू लेखक, हिंदू पोएट्रीज को अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद भी दिए। अकबर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उन्हें अपनी गलती का भी रियलाइज़ हो रहा था।
उन्होंने खुद ही ये कबूल किया कि पहले मैं लोगों को बहुत ही परेशान करता था और फोर्सफुली उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता था, बट अब वो इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करते थे और सारे धर्म को रिस्पेक्ट देते थे। अकबर अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें कई तरह के भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की काफ़ी जिज्ञासा होती रहती थी। इन सब के अलावा अकबर ने पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को भी एक्सप्लोर किया। उन्होंने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन फतेहपुर सिकरी में बनाया, जहाँ पे बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, जैसे महाभारत। इसको राजनामा, पर्शियन में राजनामा कहा जाता था, उसमें ट्रांसलेशन किया गया था, या द बुक ऑफ वॉर। उसी तरह द रामायणा, इसमें 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए गए। इसके अलावा भागवत गीता और पंचतंत्र भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किए गए। लास्ट के 15 अकबर ने टोटल 50 ईयर्स तक रूल किया, 1556 से लेकर के 1605 तक, और लास्ट के 15 साल उन्होंने कश्मीर, सिंध एंड डेक्कन के अफ़गान में जाकर के कैंपेनिंग भी की। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आया, और ये भी आर्ट और आर्किटेक्चर के काफ़ी शौकीन थे। इन्होंने अपने एम्पायर को डेक्कन प्लेट्यू तक एक्सटेंड किया। और जहांगीर के बाद उनका बेटा आया शाहजहां। जी हाँ, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी याद किया जाता है। 1556 से लेकर के 1605 तक के जो टाइम था, वो मुग़ल काल में आर्किटेक्चर पीक पर था। इट मीन्स काफ़ी सारे मॉस्क्यूज, टेम्पल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा बनाए गए। ताजमहल बनाने के साथ साथ हिमालय का टॉम, ताजमहल के साथ साथ हुमायूं टॉम और रेड फोर्ट, ये सारी चीज़ें आगरा में बनाई गई। इन सब के अलावा कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग, ये सारी चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता था और ये काफ़ी फ्लोरिश भी हो रहे थे। अब हम देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक शासन करने वाला यह शासक बना। औरंगजेब हमेशा से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। जब उनके पिता बीमार पड़ गए थे 1657 में, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो अपनी राजगद्दी को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को देंगे। यहाँ पर शाहजहाँ के टोटल 4 बेटे थे। सबसे बड़ा दारा शिकोह, उसके बाद शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। लेकिन चारों में जो सबसे अच्छा था वो था दारा शिकोह, क्योंकि वो एक अच्छा शासक था, समझदार था। लेकिन राजगद्दी हासिल करने के लिए औरंगजेब के बेटे ने दारा शिकोह को औरंगजेब ने दारा शिकोह पे कई सारे वॉर किए और अंत में उसे बंदी बना लिया और उसके बाद उसका सर कलम करवा दिया। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा उसने अपने ही 2 भाइयों को एग्जीक्यूट करवा दिया और उसका भी सर कलम करवा दिया। भाइयों के साथ ये सब करने के बाद औरंगजेब ने खुद के पिता को आगरा फोर्ट में बंदी बना करके रख लिया था और वहाँ पर वो 1658 तक खुद भाइयों के साथ ये सब करने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया था, जहाँ तक वो अंतिम सांस तक कैद रहे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने 1658 को अपना एक नया नाम दिया, आलमगीर। इट मीन्स कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व को जीतने वाला।
और लगभग उन्होंने 49 ईयर्स तक रूल किया। औरंगजेब एक स्किल्ड कमांडर था। उसने टोटल नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक अपनी कैंपेन चलाई। औरंगजेब के रूल के दौरान मुगल एम्पायर अपने सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन वाले टाइम पे पहुंच चुका था। इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि औरंगजेब ने अपने लास्ट के 25 साल सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही बिता दिए। उन्होंने डेक्कन प्लेटियो में काफ़ी सारे बैटल्स किए। जितने भी बैटल्स होते थे उन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती थी और बहुत सारा पैसा भी खर्च होता था, जिस कारण से उसका जो भी ट्रेजरी था वो धीरे धीरे खाली हो रहा था। और इस तरह से रैपिडली लड़ाई करते करते मुग़ल पावर धीरे धीरे सीज होता चला गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल काफ़ी वीक हो चुके थे। रिलीजियस के मैटर में औरंगजेब अकबर का बिल्कुल उल्टा था। अकबर सारे रिलीजियस को टॉलरेंस करने वाला था, लेकिन औरंगजेब एक सुन्नी मुस्लिम था। वो अपने रिलीजियस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो रिचुअल्स और ओकेजन्स को भी काफ़ी प्रेफर करता था। और जो भी जजिया टैक्स को समाप्त किया गया था वो फिर से उसे लागू कर दिया गया, यानी कि जो नॉन मुस्लिम टैक्स देते थे। इसके अलावा औरंगजेब ने एक नया टैक्स इम्प्लीमेंट किया जो पिलग्रिमेज टैक्स था। ये बेसिकली हिंदू ट्रैवलर्स पर लगाए जाते थे। जो भी हिंदू कोई भी सैक्रेड प्लेस पे घूमने जाता था या आता था उन सब पे टैक्स लगाया जाता था। इसके बाद 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने क्लियरली ऑर्डर दिया कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स है, स्कूल्स हैं, उन सारे टेम्पल्स और स्कूलों को तोड़ दिया जाए और वहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम्स प्रैक्टिसेस होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, उसको सभी तरह से बंद करा दिया जाए। इसके बाद उन्होंने बनारस, वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ इन सभी बड़े बड़े मंदिरों में लूटपाट मचाई और मंदिरों को तोड़ डाला। उनका सिर्फ हिंदू टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय नहीं करना था, जैन टेम्पल्स, सिख्स, गुरुद्वारे, ये सारे टेम्पल्स और गुरुद्वारा में भी उन्होंने लूटपाट मचाई और उसे तोड़ डाला। औरंगजेब को सिर्फ हिंदू से ही प्रॉब्लम नहीं था, इसके अलावा सूफी और जोरास्ट्रियंस के लिए भी वो काफ़ी कट्टर मुस्लिम साबित हुआ। एक तरफ मुगल्स काफ़ी सारे एक्सपेंशंस करते चले गए, काफ़ी सारे डेवलपमेंट का काम करते चले गए, लेकिन दूसरी ओर एक्सपेंशन के कारण वो लड़ाई पे लड़ाई लड़ते चले गए, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो रहा था, उनका ख़जाना खाली हो रहा था और इस तरह से धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन की ओर बढ़ते चला जा रहा था। जब धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर वीक पड़ते जा रहे थे तो उस समय हो रहे थे। इन सब में एक ऐसा था जो सामने से उभर के आया जिसे जाट कहते थे। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसान थे और हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले थे। जाट्स काफ़ी ज़्यादा मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से परेशान हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने खुद से 20,000 लोगों के साथ मुग़ल आर्मी के साथ लड़ाई की थी और इस सब में जाट के लीडर्स मारे जाते हैं और यहीं पे उनका आंदोलन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरे ग्रुप जो था वो था ट्राइबल ग्रुप्स, जिसमें भील्स, गोंड, संथाल, कोच ये सब आते थे। ये लोग अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे और काफ़ी सारे टैक्सेस इन पे इम्पोज किया गया था। बेसिकली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे और किसी तरह से अपना काम करते थे, लेकिन इन पे बहुत हेवी टैक्स इम्पोज किया गया था और मुग़ल इन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। मुग़ल्स काफ़ी सारे ट्राइबल्स को अपने अंडर में रखना चाहते थे, लेकिन ट्राइबल ने साफ इनकार कर दिया गया था। काफ़ी सारे हिली स्टेशन में रहने वाले ट्राइबल्स मुग़ल के अंडर में नहीं आए और उन्होंने अंत तक अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा। सर्ग ऑफ द राजपूत्स बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे और ये काफ़ी ट्रेडिशन फॉलो करने वाले और पावरफुल माने जाते थे। राजपूत को अपनी टेरिटरी
अपने एंसेंटर्स प्रतिहारा से मिली थी। इन सब के पीछे दो शासक आते हैं, मेवाड़ और मारवाड़। हम लोगों ने इससे पहले राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था और उनके बाद एक और ग्रेट शासक आते हैं, राणा सांगा। राणा सांगा ने 1600 में बैटल ऑफ खानवा लड़ी थी। इस बैटल में राणा सांगा बुरी तरह से बाबर से हार गए थे। राणा सांगा के हारने के बाद मेवाड़ का पूरा राज्य महाराणा प्रताप के अंडर में आ चुका था। उस समय यह शासन बहुत ही कमजोर हो चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगल के अंडर में रहना बिल्कुल भी इनकार कर दिया गया था। 1576 में एक बहुत बड़ी ही लड़ाई हुई थी, जिसे हम बैटल ऑफ हल्दीघाटी भी बोलते हैं, जो अरावली हिल्स के पास हुई थी। उस समय मुगल के पास काफ़ी बड़ी आर्मी थी और महाराणा प्रताप वहाँ से बच कर के भाग निकलते हैं और कई सालों तक उन्होंने कंटिन्यूअसली स्ट्रगल को जारी रखा। महाराणा प्रताप वहाँ से भागने के बाद काफ़ी हार्श कंडीशन पे जी रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इंडिपेंडेंसी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने हार नहीं मानी। उस समय भील्स ने महाराणा प्रताप की काफ़ी मदद की और वो उनके ट्रूप्स में आर्चर्स के रूप में ज्वाइन किए थे और इन्हें ट्रेनिंग भी दी थी। इसी कारण से मेवाड़ के मिलिट्री ट्रेडिशन में भील्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है। दी अहोम्स 13th सेंचुरी के टाइम में अहोम्स जो थे वो म्यांमार से माइग्रेट होकर के ब्रह्मपुत्र वैली में अपना एक किंगडम स्थापित करते हैं, जो आज के टाइम में आसाम एरिया में पड़ता है। सल्तनत काल और मुगल काल, इन दोनों टाइम में अहोम ने अपनी जाति को बचाने के लिए, अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए और उनके एक्सपेंशन को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने से रोका भी। अहोम्स में एक पाइक सिस्टम काम करता था, जिसके अंडर में जो भी लोग एबल होते थे उनको अपने एरिया के लिए ड्यूटी प्रीफर देना पड़ता था। या तो आप लेबर के रूप में ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मिलिट्री ड्यूटी आप दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा कर ली थी और वो हमेशा तैयार रहते थे कि कभी भी कोई आक्रमण करे तो उन्हें अचानक से आर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से वो अपने आर्मी को हमेशा तैयार रखने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल होते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने लोकल कल्चर को अडॉप्ट किया, फार्मिंग करने की टेक्निक को भी प्रमोट किया। उन्होंने हर तरह से आसाम को फ्लोरिश करने की कोशिश की। 17th सेंचुरी में जब औरंगजेब ने मुगल फोर्स भेजे तो अहोम के कैपिटल गढ़गांव को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन अहोम्स वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्हें वहाँ के पहाड़ियाँ और घने जंगल का, रिवर का, हिल्स का अच्छा नॉलेज था और उन्होंने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ करके सारे मुगल आर्मी को पीछे ढकेलते हुए अपने टेरिटरी को बचा लिया। इन सारे बैटल में सबसे ज़्यादा फेमस था द बैटल ऑफ सरायघाट, जो 1671 में हुई थी और यह ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे हुई थी। आज के प्रेजेंट डे में ये गुवाहाटी में पड़ता है। उस टाइम लक्षित बोरफुकन उसके कमांडर चीफ थे और उन्होंने सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ मुगल के 30,000 सैनिकों को मार गिराया था। ये बैटल अपनी हिस्ट्री में एक यूनिक बैटल था, क्योंकि ट्राइबल्स पीपल ने अपने नॉलेज से और अपने 10 कम से कम फोर्स से मुगल आर्मी को रोक दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, तो जब हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर रूल कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई, किस तरह से हमारे ऊपर टैक्स किया और उसका सीधा असर लोगों पे क्या पड़ा, इसमें हम लोग देखते हैं। अंडर द दिल्ली सल्तनत के टाइम में एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया जहाँ पे सुल्तान सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी में होता था और सुल्तान जो भी फैसला लेता था उसे ही फाइनल डिसीजन माना जाता था। सुल्तान एक ही समय पे 2 कार्यभार संभालते थे, यानी वो राजनीतिक और सेना अध्यक्ष दोनों होते थे और वो दोनों काम एक साथ निभाते थे। सुल्तान का सबसे बड़ा काम था कि किसी भी तरह के जो भी लड़ाई होती थी उससे अपने देश को बचाना,
फीस कलेक्ट करना, टैक्सेस कलेक्ट करना और लोगों पे पूरी अच्छी तरीके से नज़र रखना कि लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उनसे पर्सनल कांटेक्ट भी बनाना। सुल्तान ये सारे काम अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ करते थे और उन सारे मिनिस्टर्स को अलग अलग काम दिया जाता था, जिसमें एक सिस्टम था इक्ता सिस्टम, या और इस सिस्टम का जो हेड होता था, यानी कि कोई नोबल इंसान को वहाँ का हेड बना दिया जाता था, जिसे इक्तेदार बोला जाता था। इक्तेदार सारे टैक्सेस को कलेक्ट करता था और उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करता था, और जो पैसा बचता था वो सारे पैसे ले जा करके सुल्तान के ट्रेजरी में जमा करा देता था। इस तरह से सुल्तान के लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता था और इस सिस्टम से काफ़ी सारे पैसे भी सुल्तान के पास हो जाते थे। लेकिन इसमें एक और सिस्टम भी था कि ये हेरिडेटरी नहीं होता था, यानी कि अगर कोई इक़्तिदार मर जाता था तो उसकी जगह पे उसके बेटे को नहीं रखा जाता था, बल्कि जो इस काम के लायक होता था उसको ये काम सौंपा जाता था। इन सब के अलावा काफ़ी प्रेशर बनाया जाता था और इन सारे का बोझ सीधे सीधे आम जनता पर पड़ती थी। काफ़ी हार्श रूल यूज़ होता था और रिजिड तरीके से टैक्स वसूला जाता था, और इन सब में रेवेन्यू कलेक्शन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी। और साथ ही साथ व्यापार के हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप के टैक्सेस देने होते थे, जिससे ये काम और भी मुश्किल हो जाता था। द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। दिल्ली सल्तनत के बाद अब हम लोग देखेंगे कि मुग़ल काल में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता था। तो अकबर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाया था। अकबर ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किए थे। इसमें जैसे दीवान, जो हेड ऑफ फाइनेंस यानी वो पैसे का लेखा जोखा रखता था। मीर बख्शी, जो हेड ऑफ मिलिट्री यानी पूरी आर्मी उसके अंडर में होती थी। खाने सामान यानी कि पब्लिक जो वर्क्स होते थे, ट्रेड होते थे, एग्रीकल्चर होते थे, उन सब पर वो नज़र रखता था। और सदर, जो हेड ऑफ द जस्टिस होता था, रिलीजियन और एजुकेशन होता था, यानी कि ये सारे कार्यभार अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए जाते थे ताकि स्मूथ तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को चला सके। इन सब के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखा गया था ताकि हर लेवल में हर कोई एक दूसरे पर नज़र रखे और कोई भी इंसान अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सके। इन सब के अलावा अकबर ने एक और नया सिस्टम लॉन्च किया, जिसे मनसबदारी सिस्टम कहा जाता था। मनसबदारी में मनसब्स के हिसाब से यानी रैंक के हिसाब से लोगों को सोल्जर्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा दिए जाते थे और उन सब का देख रेख करना होता था। सैलरी के तौर पे उन्हें ज़मीन का एक हिस्सा दिया जाता था और उस ज़मीन को जागीर बोला जाता था, और जो जागीर रखते थे उन्हें जागीरदार बोला जाता था। रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता था, यानी कोई भी ऑफिसर्स जो रखे गए थे मंत्रिमंडल में वो रूलर को चीट नहीं कर सके, इस पे कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अकबर सारे धर्म को मानने वाला था, यानी वो सारे धर्म को टॉलरेंस करता था, लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी कि वो टोटल जो वो 33 से ज़्यादा नहीं होता था, यानी 1/3 ऑफ प्रोपोर्शन से एक्सीड नहीं होने देता था। और जितने भी ऑफिशियल पोस्ट होते थे, और अगर वो फॉरेन ओरिजिन के हैं या उनको ज़्यादा प्रीफर करता था इंडियन ओरिजिन के ऊपर। टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था और उन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया। इसके अंदर में उन्होंने सर्वे करवाए और पूरे क्रॉप फिक्स की और प्राइसेस के हिसाब से वो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, और इस तरह से उन्होंने डिटेल्ड लैंड रिकॉर्ड बनाए, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। इस तरह से हर तरह का काम बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलता था और इसके कारण मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। पीपल्स एंड लाइफ्स, जैसा कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत भी देखा और मुग़ल
एम्पायर का भी देखा। दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपने अपने जगह पे यूनिक था, लेकिन उन सब में हमारे इंडियंस पीपल किस तरह से सरवाइव कर रहे थे, ये चीज़ देखने वाली बात है कि 13वीं सेंचुरी से लेकर के 16वीं सेंचुरी तक एक्टिविटी था वो काफ़ी वाइब्रेंट थी। और उस समय कई सारे चीज़ों का फाउंडेशन हुआ था, जैसे नए नए इंडस्ट्रीज़ बनना, कम्युनिटी बेस्ड टेम्पल्स बनाना, इकोनॉमिक एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क बिछाना, बिल्डिंग्स, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम। इट मीन्स बहुत सारे जातीज उस समय सामने निकल कर के आए थे और क्रेडिट का सिस्टम लॉन्च किया गया था, यानी उधार लेन देन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। तो में बहुत सारे वर्कर इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे लगे हुए थे, नए नए सिटीज़ बन रहे थे। और मुग़ल पीरियड में काफ़ी सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बनाए गए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉटन और सिल्क का डिमांड हो रहा था। ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो इंडिया उस समय एक्सपोर्टर्स था और इंपोर्ट काफ़ी कम करता था। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो उस समय कॉटन, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे आइटम्स वो एक्सपोर्ट करता था। इंपोर्ट की बात करें तो मेनली सिल्क चाइना से मंगाया जाता था और हॉर्सेस सेंट्रल एशिया से, और कुछ लग्जरी गुड्स भी मंगाए जाते थे। स्टाइल के अलावा क्राफ्टमैन ऑर्नामेंट और ज्वेलरीज भी बनाते थे। उस समय शिप बिल्डिंग का काफ़ी काम तेज़ी से चलता था, क्योंकि बहुत सारे व्यापार रिवर और ओवरसीज़ के माध्यम से होते थे, यानी सी रूट और रिवर से ही व्यापार होता था। और इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए कोस्टल एरियाज़ वगैरह का भी इस्तेमाल करता था, जिस समय कालीकट, मंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली बहुत उभर करके सामने आया था। अगर पैसे और मनी और बैंकिंग सिस्टम की बातें करें तो उस समय नए नए क्वाइंस आए थे, नए नए करेंसीज इंट्रोड्यूस किए गए, ट्रेड कम्युनिटीज़ स्टार्ट किया गया। उस समय मारवाड़ीज सामने आए थे और काफ़ी सारे क्रेडिट एंड ट्रस्ट सिस्टम भी लॉन्च किए गए थे। तो हुंडी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो मर्चेंट होते थे काफ़ी सेफली ट्रांजैक्शन कर पाते थे, यानी एक देश से दूसरे देश उन्हें करेंसीज ले जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो हुंडी सिस्टम का यूज़ करते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉमन पीपल के साथ थे, जैसे 1600 के बाद इकोनॉमिक स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत सारे किसानों ने अपने टैक्स पे करने के चक्कर में अपनी ज़मीन खो दी थी और वो लेबर बन करके काम करते थे और उन्हें अदर फील्ड में जाने के लिए मजबूरन भेजा जाता था। उनको सिर्फ टैक्स पे करने के लिए करना पड़ता था। रिलीजियस क्लासेस भी बहुत सारे होते थे, क्योंकि हमेशा रूलर्स की तरफ से ऐसा डिसीजन लिया जाता था कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं नॉन मुस्लिम्स के या अदर रिलीजियस के, उनको उनके टेम्पल्स, उनके बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, तो लोग आपस में भी लड़ जाते थे। इस तरह से क्लासेस के बीच में लोगों का एक शेयर्ड कल्चर बना और लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को सेव करना शुरू कर दिए और इस तरह से कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 13वीं सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी के बीच लोगों ने अलग अलग रूलर को फेस किया और हमारा एक तरफ बहुत सारे बैटल्स भी हो रहे थे, लोगों की लाइफ में इफ़ेक्ट भी पड़ा था, लेकिन हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। अगर आपको ये पूरी चैप्टर समझ में आई हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।